नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं फॉर योर कॉमन सेंस में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर क्लिक करें। तो आज ये आपके सामने पहली बार मैं आया हूं। तो आज से हम जो बात करेंगे पूरी तरह से मध्य प्रदेश पीएससी के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश पीएससी में अगले 50 दिन में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं जो बातें करूंगा डेली में आपके सामने आऊंगा, डेली आपके सामने कुछ टॉपिक भी लाऊंगा जहां पर आप फंस सकते हैं, जहां पर आपको दिक्कत आती है, जहां पर आपको नए नए जो प्रश्न होते हैं उनसे रूबरू होना पड़ता है और जो आपका सिलेक्शन रोक देते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो लोग रेगुलर स्टडी कर रहे हैं और उनमें से जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि पिछले साल की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो 70 के करीबन जो कट ऑफ गया था, तो लगभग 2-3 नंबर कम वाले मतलब 66 से 67 68 नंबर वाले जो स्टूडेंट थे वो भी उतनी ही योग्यता रखते थे जितनी योग्यता 70 नंबर से ऊपर वाले पर्सन रखते थे। तो प्रमुख चीज ये है कि हमारा सिलेक्शन जो है 3-4 नंबरों से नहीं रुकना चाहिए। देखिए, अगर आपने मेहनत की है तो आप 60-65 क्वेश्चन तक जा सकते हैं अगर अच्छा पेपर बनता है तो। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने मेहनत भी कर ली और आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रह जाए। तो मैं ये कोशिश करूंगा अगले 50 दिनों में कि उन टॉपिकों पर बहुत अच्छी पकड़ बनाई जाए जहां से ऐसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है जो कि आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं। तो मैं यही बात करूंगा। मुख्य रूप से जो मेरी रेगुलर क्लास होगी वो मध्य प्रदेश के बारे में होगी। मध्य प्रदेश जीएस को मैं रेगुलर फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से करता चलूंगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश पीएससी की जो भी क्लास होगी, सॉरी मध्य प्रदेश से जीएस की जो भी क्लास होगी वो फुल फॉर्मेट में होगी। ए टू जेड उसमें बताया जाएगा। साथ ही साथ उसमें एमपी पीएससी के अलावा जो आपका व्यापम के एग्जाम्स होते हैं उसके अनुकूल भी जो एमपी जीएस है उसको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये चीज महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीजें आपको बता दी, ए टू जेड वो क्लास चलेगी। अगर 50 दिन भी चली तो 50 दिन भी वो चलाएंगे हम। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, एमपीपीएससी के लिए आप जानते हैं कि आपके टॉपिक में आपका जो सिलेबस है उसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जुड़ा है, जिसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर नहीं होता, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। इंटरनेट हुआ, वेब ब्राउजर हुआ, सर्च इंजन हुआ, और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगातार अपडेट होती रहती हैं। तो इन चीज़ों पर आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इन टॉपिकों को भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर आपकी जो बोल सकते हैं कि उतनी पकड़ नहीं रहती है कि आप वो प्रश्न हल कर सकें। साथ ही साथ यदि हम खेल वाले टॉपिक पर आए तो खेल वाला टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका सिलेक्शन रोक देता है। तो खेल वाला टॉपिक आपका सिलेक्शन नहीं रोके तो उसमें हम स्पोर्ट्स पर्सनालिटियों के बारे में, स्पोर्ट्स से जुड़े जो अन्य शब्द हैं उनके बारे में बात करेंगे, या जो महत्वपूर्ण जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है हमारे इंडिया की या वर्ल्ड की उनके बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण टूर्नामेंट की बात करेंगे, हम आईपीएल आदि की बात करेंगे, उनके वर्ल्ड कप की बात करेंगे, उनके स्पॉन्सर्स कौन से वर्ष में कौन रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और यहाँ के जो स्टैटिक प्रश्न होते हैं, लोग करंट तो पढ़ जाते हैं लेकिन करंट के बाद जो स्टैटिक पोर्शन का यदि कोई प्रश्न आ जाता है तो उसे नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पिछले साल आपने देखा होगा, पूछा गया था कि पारसी क्लब किससे रिलेटेड है। साथ ही पूछा गया था कि जो अमिताभ विजयवर्गीय किससे रिलेटेड है, किस खेल से संबंधित हैं। तो ऐसे जो प्रश्न नहीं बनते हैं। साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर को कोई पुरस्कार किस वर्ष में मिला। अब आप जानते हैं जिसे क्रिकेट ऑफ गॉड बोला जाता है, अगर आप उसके बारे में पूरी चीजें नहीं जानते हैं तो ये आपका एक फॉल्ट है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि खेल व्यक्तित्व पर फोकस किया जाएगा। तो आपके देश की जो महत्वपूर्ण खेल पर्सनैलिटी हैं जिनको अच्छे अवार्ड मिले हैं, आप सोच सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर को तो भारत रत्न में भी मिला है। अगर आप पिछले साल उसके बारे में उनके बारे में पूरा नहीं पढ़ के गए तो ये आपकी एक सबसे बड़ी गलती थी। तो हम उस पर फोकस करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपके सिलेबस में जुड़ा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। तो राष्ट्रीय महत्व की जो सारी घटनाएं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी रहती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं को कलेक्ट करना एक काफी बड़ा चैलेंज होता है। तो इस तरह की कौन कौन सी घटनाएं आपको करनी चाहिए, जो आपको कलेक्ट करनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, तो उन पर भी हम बात करेंगे। जैसे कि कोई सम्मेलन हुआ है,
सम्मेलन के दौरान क्या घोषणा हुई है, कोई घोषणा पत्र बनाए या नहीं बनाए, और उस घोषणा पत्र का कोई स्पेशल नाम क्या है। वैसे तो जिस जगह पर घोषणा जो सम्मेलन होता है उसी के नाम के आधार पर घोषणा पत्र बनता है, लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक नाम भी होते हैं, तो इनकी बात करेंगे। साथ ही साथ भारत के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग अलग समय पर जिन देशों में गए हैं वो टॉपिक आपको कवर करनी चाहिए। साथ ही साथ जो विदेशों के जो अतिथिगण हैं, या हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वगैरह जो इंडिया में आए हैं, तो वो कब आए, किस ओकेजन पे आए, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी चाहिए। इसी तरह से मैं एक्ट की बात करता हूँ। एक्ट तो देखिए एक स्टैटिक पोर्शन है, पूरा कोई भी बुक ले लीजिए आप, महावीर ले लीजिए, पुणे का ले लीजिए, तो जहाँ से आप करेंगे वो पर्याप्त है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उन चीज़ों को पढ़ने का एंगल आपको समझना पड़ेगा। आप कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ जाते हैं जहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि एक्ट में अगर आप देखेंगे, जो दूसरी धारा होती है वो परिभाषाओं से संबंधित होती है, लेकिन कुछ लोग क्या है उन परिभाषाओं पर ध्यान नहीं देते हैं और वो आपसे सिर्फ सिंपल प्रश्न यही पूछ लेंगे कि ये बताइए कि जो एक्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम मान लीजिए, या आप सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम मान लीजिए, या आप अनुसूचित जनजाति जो अधिनियम है SC/ST एक्ट है वो मान लीजिए, तो वो आपसे सिंपल ही पूछ लेंगे कि इसमें किन किन परिभाषाओं का जिक्र किया गया है, या कितनी परिभाषाओं का जिक्र किया गया है, कितने शब्दों का, तो वो भी आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ धाराएं तो आपको याद करनी ही है, उनका नंबर याद करना है। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब वो अगर व्यवहारिक रूप से प्रश्न अगर आपसे पूछेंगे तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न होंगे, लेकिन आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे। वो आपसे सीधा रीजन पूछेंगे कि वर्तमान में जो SC/ST एक्ट है उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम असफल क्यों हैं, तो वो 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो आप सोचेंगे ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपको उस टाइम पर अपना जो थोड़ा सा जो कॉमन सेंस है उसका प्रयोग करना ही होगा। तो इस तरह से इन टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसी तरह से हम बात करें साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी। देखिए साइंस के प्रश्न के लिए आप कोई भी एक बुक, अच्छी बुक रेफर कीजिए, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि साइंस में किसी भी तरह की कमी नहीं कीजिए। साइंस हुआ आपका और साथ ही साथ आपका हुआ ये करंट, इन 2 पोर्शन में आप कोई भी कमी नहीं करें, क्योंकि यही 2 पोर्शन है जो आपके सिलेक्शन को रोक भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। और प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं तो उनमें इन दोनों पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा रहा है, तो इन 2 पोर्शन में आप कोई कमी नहीं करें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि साइंस के साथ जो साइंस टेक्नोलॉजी है, जो स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी भी आपको थोड़ी बहुत पढ़ के जानी है। और उस साइंस टेक्नोलॉजी में आपको ध्यान रखें रक्षा क्षेत्र की जो टेक्नोलॉजी है उसको जरूर पढ़ के जाना है। रक्षा क्षेत्र के साथ साथ आपको जो अंतरिक्ष की जो प्रौद्योगिकी है जिसमें इसरो ने काफी काम किया है, तो उसको भी आपको जरूर देखते हुए जाना है। और कुछ जो स्टैटिक प्रौद्योगिकी है जैसे कि जीन टेक्नोलॉजी के संबंध में जो चीजें हैं तो वो तो आपको देखनी ही है, लेकिन ये 2 टॉपिक जरूर देख के जाएं, क्योंकि लगातार इन क्षेत्रों में नए नए विकास हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, अर्जुन टैंक क्या है, तो इन सारी चीजों पर आप कमांड बना के जाइए। तो ये चीजें हुई। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी की यदि मैं बात करूं और इकोनॉमिक्स की बात करूं तो MPPSC में प्री की दृष्टि से ये सिलेबस काफी छोटे हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें आपको योजनाओं पर फोकस करना है। 1950 से लेकर प्रेजेंट में 2017 तक कितनी योजनाएं थी, किस तरह से उन पर काम हुआ, कब लॉन्च की गई, उनका उद्देश्य क्या था, ये चीजें आपको देखनी है। और मुख्य रूप से ध्यान रखें कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है 2014 से लेकर अभी तक मोदी जी ने जितने भी कार्यक्रम लॉन्च किए हैं उनको आप जरूर बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि अगर योजनाओं से जितने भी प्रश्न आते हैं तो उसमें से आधे प्रश्न आपके यहाँ से जरूर होंगे, तो ये देखें। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के बेसिक जो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जो GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, इस तरह के प्रश्नों को भी कर रहे हैं। वैसे ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन योजनाएं काफी पूछी जाएंगी, तो योजनाओं पर कोई भी कमी नहीं रहने दें। इसके साथ साथ जो आपके पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं जिन्हें 5 ईयर प्लान बोलते हैं, उन्हें तो आप बहुत अच्छे से करके जाएं। किसका क्या उद्देश्य था, कितना लक्ष्य हमने रखा था, क्या प्राप्ति हुई, कितने उसमें कौन कौन से नारे दिए गए किस योजना में, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न वो इन 2 टॉपिक से ही मुख्य रूप से पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की।
तो पॉलिटी में आप कोई भी एक बुक का उपयोग कीजिए, पूरी पढ़ डालिए अगर पढ़ना है तो, लेकिन उसमें कंसेप्ट वाला पोर्शन है उसे आप छोड़ सकते हैं अभी, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी में आपसे आर्टिकल पूछे जाएंगे। आपको जो फोकस करना है जिन चीज़ों पर वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको फोकस करना है कि जितनी भी आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं का मतलब होता है कि जिन जिन संस्थाओं का जिक्र आपके संविधान में किया गया है, तो उन सभी संवैधानिक संस्थाओं के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, उन पदों पर उन पदों को धारण करने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, क्या शर्तें हैं, तो वो चीजें आपको देख लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो शुरुआती जो पोर्शन है संविधान का वो देखना चाहिए। आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार देखना चाहिए। तो ये प्रमुख टॉपिक देखें। इसके बाद आप संघ को देखें मेनली कि संघ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां आ रही हैं। तो यहाँ से आपका एक मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा। और इसके बाद मुख्य रूप से आप अगर आर्टिकल भी करके जाते हैं तो आर्टिकल से भी आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। एक महत्वपूर्ण चीज और ध्यान रखें कि कौन से विषय राज्य सूची में है, उनको आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वो प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री पर और ज्योग्राफी पर। देखिए हिस्ट्री आप जानते हैं 3 पोर्शन में बटी है। पहला पोर्शन है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरा जो पोर्शन है आधुनिक भारत। तो सबसे पहले आधुनिक भारत पर अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना के जाइए। बहुत अच्छी पकड़ का मतलब ये नहीं है कि 4 किताबें पढ़ें एक ही किताब है, लेकिन उसे ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, क्योंकि मैक्सिमम चांस बनते हैं कि आधुनिक भारत से जो प्रश्न आते हैं वो 60% प्रश्न आधुनिक भारत के पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। तो मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत में ध्यान रखें, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज होती है, जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, उनको जरूर ध्यान रखें कि इस टर्म का मतलब क्या है। तो वो आपको ध्यान रखना है सभी स्तर पर। पहली चीज ये रखें, फिर कुछ शासकों के बारे में जानें और उनकी पॉलिसियों के बारे में जानें। जैसे कि मध्यकाल के जो शासक होंगे, मुस्लिम शासक, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसियां लागू की, उनकी नीतियां क्या थी। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए। इसके साथ साथ आप आर्ट एंड कल्चर पर भी थोड़ा जोर दें। आर्ट एंड कल्चर में जो महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं, किस शैली के मंदिर हैं, कहाँ पर हैं, तो वो आप देखें। जैसे कि खजुराहो टेम्पल्स को देख सकते हैं कि किसने बनवाया। तो उसी तरह से जो देश के स्तर पर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये बात हुई हिस्ट्री की। मॉडर्न इंडिया में आप कोई कसर नहीं छोड़ के जाए। मॉडर्न इंडिया को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी 3 पोर्शन में बटा है आपका। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से इतने प्रश्न आने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी ही आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके काफी टॉपिक की बुनियाद बनाता है। तो सबसे पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना चालू कीजिए और मुख्य मुख्य चीजों को इनमें पढ़ते चले जाइए। जैसे कि जो धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, कौन सी धारा कहाँ से प्रवाहित होती है, किस तरह से मानसून का निर्माण होता है, किस तरह से वर्षा होती है, सारे कंसेप्टों को आप समझते चले जाइए। कौन सी पवनें कहाँ पर बहती है, तो ये सारी चीजें करते चले जाइए। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी कीजिए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप किसी भी बुकलेट आदि के चक्कर में नहीं फंसे। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप जो मैप होता है आपका एक, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सिर्फ मैप को, उससे ही काफी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक चीज आप ध्यान रखें, जो इकोनॉमिक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, मतलब तेल के उत्पादन में कौन सा राष्ट्र प्रथम है, तेल रिफाइनरी वाले राष्ट्र कौन से हैं, महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी वाले। तो इन जो टॉपिक हैं इनको बहुत अच्छे से कवर करके जाएं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण चांसेस होते हैं कि इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस होता है किसी भी कंट्री का, वो पूछने के ही उसमें हम बोल सकते हैं कि चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो यदि ये चीज़ें आप कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो इस तरह से मैंने आपको पूरे टॉपिक बताए जो एमपीपीएससी का प्रथम पेपर होगा उसके बारे में। सेकंड पेपर की यदि बात करें तो पहली बात तो अगर आप एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो सेकंड पेपर में 40% नंबर लाना बहुत आसान है। आप हिंदी करके जाते हैं, आप डिसीजन मेकिंग करके जाते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ डिसीजन मेकिंग की 1 या 2 क्लास बताऊंगा, जिसमें आप डिसीजन मेकिंग के प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकेंगे। तो ये मैं करवाऊंगा। मैथ रीजनिंग आदि की क्लास तो मैं ज़्यादा अभी करवा नहीं सकता,
तो यहाँ से हमारी अब जो क्लास चालू होगी वो MPGS की क्लास होगी मेनली, और उसके साथ साथ जो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे नए प्रश्न बनते हैं और जो प्रश्न आपका सिलेक्शन रोकने की क्षमता रखते हैं, तो उन पोर्शंस पर हम फोकस करेंगे। तो आप से कल से रेगुलर मिलेंगे लगातार 50 दिन तक, और ध्यान रखिए 50 दिन आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेट टीम में देखा होगा राहुल द्रविड़ अगर मैच जिताते रहे थे तो वो इसलिए जिताते रहे थे कि 50 ओवर उनमें खेलने की क्षमता थी। आज से आपके 50 दिन बचे हैं, तो इन्हें पूरी तरह से उपयोग कीजिए, स्ट्राइक रेट बना के रखिए, रेगुलर जितने भी घंटे आप पढ़ सकते हैं मैक्सिमम टारगेट के अनुसार, तो उस स्ट्राइक रेट को आप बना के रखें। पहला काम ये करें, तो रेगुलरली अगर 50 दिन आप पढ़ते हैं तो आपको उस श्रेणी में आ ही जाते हैं जिसमें सिलेक्शन प्री में होता है। तो ये आप जरूर करें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपसे अब विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन को भी क्लिक करें और रेगुलर हमसे जुड़े रहें। कल से हम रेगुलर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।